Hello everyone, welcome back. So this is Amit sir, the ग्रेन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये स्टूडेंट्स आज 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कुछ ऐसे बात के बारे में वर्णन करेंगे जो एक नया टर्म आएगा, यानी कि पहले क्लास में आप ऐसे उससे मुलाकात नहीं किए होंगे, उससे कभी मिले नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन के महत्व क्या है, कहाँ पे रिप्रोडक्शन, कैसे जानेंगे कि रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस हुआ। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, अब उसके जनरेशन आ रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म जैसे कहते हैं कि ये है से तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे संतान है, तो पिताजी से संतान संख्या बढ़ा ना, माता पिता से संतान हुए, यानी कि उनका जनरेशन जो है मेंटेन हुआ, वो किसके कारण हुआ, रिप्रोडक्शन के कारण। तो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। ऑर्गेनिज्म्स के बारे में रिप्रोडक्शन यानी कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में लाइफ स्पेन के बारे में। अब लाइफ स्पेन क्या है, तो कह सकते हैं कि द पीरियड यानी कि अवधि, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जन्म से नेचुरल डेथ के बीच के जो टाइम पीरियड है उसी को क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ किया, अब बर्थ करने के बाद उसका कभी कभी ऐसा भी इस तरह से भी हो सकता है डेथ कि एक्सीडेंट कर गया, या कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज करके वो डेथ कर गया, जहर ये सब खा लिया, तो वो नेचुरल डेथ नहीं हुआ। नेचुरल डेथ कहने का मतलब कि वो पहले ऐसे बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद वो डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, मैच्योर के बाद पोस्ट मैच्योर स्टेज में जाएगा, ओल्ड होगा, और ओल्ड होने के बाद अगर डेथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल डेथ। अब एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ होता है, बर्थ के बाद अगर उसका नेचुरल डेथ होगा तो उसके बीच, बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच जितना भी टाइम पीरियड होगा उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं और आप लोग के दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल है। एक देखिए यहाँ चाइल्ड है, एक बेबी है, और इस बेबी का नाम, हम इस बेबी का नाम दिए हैं सचिन। इस बेबी का नाम क्या दिए, सचिन। अब यहाँ अगर इस सचिन के लिए बात करें तो यानी कि अभी ऐसे बच्चा है, यानी कि बेबी, वो जन्म लिया। अब दिख रहा होगा डायग्राम में कि सचिन जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखिए यहाँ पे ऐसे जन्म हुआ, जन्म के बाद अब चलना स्टार्ट कर दिया, अब सचिन ऐसे दौड़ रहा है इस तरह से। अब दौड़ करके ये देखिए खुश हो गया, यानी कि स्कूल जाना स्टार्ट हो गया, ड्रेसिंग पहना हुआ है। अब वो धीरे धीरे अगला क्लास की ओर बढ़ रहा है, कहने का मतलब है कि डेवलप हो रहा है। अब देखिए ये जो सचिन जो है वो डेवलप करके और पढ़ लिख करके क्या बन गए, सचिन सर बन गए। हाथ में ऐसे कॉपी भी ऐसे दिख रहा होगा। अब कहने का मतलब है कि अब इनको क्या बोलेंगे, सचिन सर। उसके बाद ये अब लग रहे हैं, ये फिलहाल सचिन सर है, फादर टाइप के लग रहे हैं, लग रहे हैं ना फादर टाइप के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए लग रहे हैं कि नहीं। अब फादर टाइप के लग रहे हैं, लेकिन अब ये सचिन सर से आप क्या बन गए, सचिन गुरुजी, सचिन गुरुजी। और ऐसे भी हम लोग सर यूज करते हैं, अगर कोई 20 से 40-50 ईयर्स तक है तो उनको हम लोग सर बोलते हैं। उससे ज्यादा एज वाला गया, धोती ये सब आ गया, उनको ऐसे गुरुजी। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक बच्चा था सचिन, वो सचिन सर से होते हुए कहाँ तक गया, सचिन गुरुजी तक, और लास्ट में जो है इनका नेचुरली डेथ होता है।
नेचुरली डेथ कहने का मतलब कि वो बूढ़ा होकर के और डेथ हो गया। अब देखिए कि ये समाज सेवा करते करते कहाँ पहुंच गए, खटिया पर, यानी कि मिट्टी से आए हैं मिट्टी में चले गए। अब यहाँ से यानी कि बेबी से जो देखे, बेबी से लेकर के और यहाँ नेचुरल डेथ तक जितना टाइम पीरियड, यानी कि जितना ये पृथ्वी पे रहे टाइम पीरियड यहाँ के है, उसी को क्या बोलेंगे, इसी टाइम पीरियड को कहेंगे लाइफ स्पेन। इसी टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन। अगर हम देखते हैं कि ये सचिन सर लगभग 75 प्लस तक, 75 ईयर्स तक ये जीवित रहे, तो इनका लाइफ स्पेन कितना हुआ, 75 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो ह्यूमन है उनका लाइफ स्पेन 75 ईयर्स भी होगा। ये एक सिंगल इंडिविजुअल्स के दिखाएं, यानी कि ये लाइफ स्पेन केवल किसका है, तो केवल सचिन सर के है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में और इनके लाइफ स्पेन को देखेंगे। अगर हम एक सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिज्म के देखें तो एक क्रो दिख रहा होगा आपको, एक क्रो है और एक पैरोट है। अगर इसका साइज हम देखें तो क्रो और पैरोट दोनों का साइज लगभग सेम है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंसेज इसका नहीं है। लेकिन लाइफ स्पेन इसका देखें तो लाइफ स्पेन ऑफ क्रो का लाइफ स्पेन कितना है, 15 ईयर्स। यही अगर पैरोट के लाइफ स्पेन देखें 140 ईयर्स। लाइफ स्पेन में काफ़ी डिफरेंसेज है, लेकिन अगर इसका साइज में देखें तो लगभग क्रो भी वही साइज है, पैरोट भी वही साइज है। इसी तरह अगर हम देखें, एक हम यहाँ पे लिए हैं मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज के लाइफ स्पेन कितना है, 100 से 150 ईयर्स। लेकिन अगर यही हम लाइफ स्पेन देखें, ये पीपल ट्रीज है, पीपल ट्रीज। अब ये पीपल ट्रीज के लाइफ स्पेन देखें तो मैंगो ट्रीज की अपेक्षा इससे अगर हम कंपेयर करें तो पीपल ट्रीज का लाइफ स्पेन काफ़ी अधिक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पेन है ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही पॉइंट हम यहाँ दिखाए हैं कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज, such as the size of crows and parrots are not very different at their life span show a wide different। कहने का मतलब है कि किसी जीव का लाइफ स्पेन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक क्रोज है, एक पैरोट है और दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन इनका लाइफ स्पेन में काफी अंतर आ गया। इसी प्रकार हम अगर दूसरा देखें कि सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कंपेयर टू पीपल ट्रीज। अगर हम एक मैंगो ट्रीज के देखें और एक पीपल ट्रीज के देखें तो इनके अगर साइज के हम कंपेयर करें तो साइज लगभग सेम है, यानी कि ज्यादा के डिफरेंसेज नहीं है। लेकिन इनका लाइफ स्पेन के देखें तो मैंगो ट्रीज और पीपल ट्रीज के लाइफ स्पेन में काफ़ी डिफरेंसेज है, यानी कि इतना इसको देखते हुए कह सकते हैं कि लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। छोटा ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन भी ज़्यादा हो सकता है, बड़ा ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन भी कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जीव है वो अमर नहीं है, लेकिन किसको छोड़ करके, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के छोड़ करके। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के बात करते हैं तो उसको यही देखते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वैसे डेड करेगा ही। हो सकता है कि लाइफ स्पेन किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो। कुछ ऑर्गेनिज्म अधिक दिन तक जीवित रहेंगे, कुछ कम दिन तक जीवित रहेंगे, लेकिन पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो डेड होना ही होना है। और ये एग्जाम्पल हम एक पीछे ले करके भी दिखाए हैं कि वो डेड, अगर ऑर्गेनिज्म है तो डेड होना है। लेकिन पॉइंट यहाँ क्या कर रहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल,
कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। आखिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्यों इमोर्टल है, ये भी तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें ऐसा खास बात है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम अमर कहें और बाकी जीव जो है वो डेड कर जा रहा है? तो चलिए हम डायग्राम में देखते हैं। एक हम डायग्राम लिए हैं जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, और इस प्लेनेरिया से आप लोग 10 क्लास में भी परिचित हो गए होंगे। इस प्लेनेरिया के हम देख रहे हैं कि ये जो प्लेनेरिया है वो डिवाइड हो गया है। डिवाइड कहने का मतलब कि प्लेनेरिया टूटता है, टूट गया, डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो करके दो प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। यानी कि हम अगर इस प्लेनेरिया की बात करें, इस प्लेनेरिया की बात करें तो ये डेड हो गया, लेकिन ये डेड कहने का मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन नेचुरल डेथ इसका नहीं हुआ। इसको कह सकते हैं कि डेड हुआ लेकिन नेचुरल डेथ नहीं हुआ, क्योंकि एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक प्लेनेरिया डेड हो गया? एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया निर्माण हो गया, यानी कि इसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ। इसी प्रकार एक और डायग्राम दिखाया गया है, और ये डायग्राम अमीबा में दिखाए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ये अमीबा है, सिंगल अमीबा। अब सिंगल अमीबा में डिवाइड होना प्रारंभ होता है, डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। अब ये सिंगल अमीबा डिवाइड होकर के और ये दो अमीबा का निर्माण कर दिया, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डाउटर सेल। डाउटर सेल यानी कि एक अमीबा जब डिवाइड होता है तो दो डाउटर सेल का निर्माण कर दिया। इस अमीबा के बारे में हम कह सकते हैं कि ये अमीबा डेथ हो गया, लेकिन नेचुरल डेथ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक अमीबा डिवाइड होकर के और दो अमीबा का निर्माण कर दिया। ये दो अमीबा है वो फिर से डिवाइड होगा और फिर से कंटिन्यू इसका जनरेशन है वैसे इंक्रीज करते जाएगा, यानी कि इसका डेथ कभी नहीं होगा, ये इमोर्टल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी का एक टेबल दिया हुआ है और उसी टेबल के देखेंगे। इस टेबल में जो दिखाई दे रहा है ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को दिखाया हुआ है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन वहाँ पे दिया गया है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन फिल करना है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक एलिफेंट है, एलिफेंट के लाइफ स्पेन खाली छोड़ा हुआ है, कुछ लाइफ स्पेन दिया हुआ है। जैसे क्रोकोडाइल 60 ईयर्स हो गया। ये बटरफ्लाई के देखें, बटरफ्लाई के 1 से 2 वीक्स है। क्रो के ये 15 ईयर्स है। राइस प्लांट, बनियान ट्री, ये पैरोट के दिया है 140 ईयर्स। कुछ इसमें लाइफ स्पेन फुलफिल यानी कि दिया हुआ है, कुछ ऐसे यानी कि फिल करना है। तो जैसे कि हम लोग देखें एक एलिफेंट के देखें तो एलिफेंट के लाइफ स्पेन कितना है, इसका लाइफ स्पेन 60 to 70 ईयर्स है, 70 ईयर्स। अगर हम रोज प्लांट की बात करें, गुलाब के फूल, अगर रोज प्लांट की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन कितना है 5 to 7 ईयर्स, इसका लाइफ स्पेन 5 to 7 ईयर्स। क्रोकोडाइल के दिया हुआ है 60 ईयर्स है। हॉर्स के लाइफ स्पेन की बात करें, हॉर्स के लाइफ स्पेन कितना है 50 ईयर्स है। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करें लाइफ स्पेन के तो इसका लगभग 1 मंथ है, 1 मंथ है। अब इसी तरह एक डॉग के देखें, डॉग के लाइफ स्पेन 20 to 30 ईयर्स हो सकता है, 20 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई के 1 to 2 वीक्स, क्रो के 15 ईयर्स। राइस प्लांट अगर धान के पौधा उगाए होंगे तो ध्यान होना चाहिए कि इसका लाइफ स्पेन 3 to 7 मंथ, 3 to 7 मंथ तक हो सकता है। इसी प्रकार बनियान के लाइफ स्पेन देखें, बनियान ट्री के तो 200 to 300 ईयर्स, 200 to 300 ईयर्स हो सकता है। अब बनाना ट्री के देखें
25 ईयर्स, 25 ईयर्स, काउ के 20 ईयर्स, पैरोट के 140 ईयर्स, टॉर्टवाइज के 100 to 150 ईयर्स। यानी कि हम लोग इस डायग्राम में देखें कि जो भी ऑर्गेनिज्म है सभी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के हम लाइफ स्पेन देखें, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एलिफेंट है और एक यहाँ पैरोट के देखें, साइज में पैरोट एलिफेंट की अपेक्षा काफ़ी छोटी है, लेकिन इसका लाइफ स्पेन 140 ईयर्स है। यानी कि एक पैरोट जो है 140 वर्ष तक जीवित रह सकती है। लेकिन अगर यही हम बात करें एक एलिफेंट के, तो यही एलिफेंट लगभग 60 से 70 ईयर्स से जीवित रह सकती है। तो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन बताया और आप लोग एक कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितना होता है। लाइफ स्पेन केवल अपना निकाल के नहीं बताइए, जो एवरेज है पॉपुलेशन है उसको एवरेज लाइफ स्पेन बताना है कि ह्यूमन के लाइफ स्पेन कितना होगा। तो याद रखिए कमेंट सेक्शन में ह्यूमन का लाइफ स्पेन जरूर आप जवाब दीजिएगा कि उसका लाइफ स्पेन कितना होता है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लाइफ स्पेन देख लिया हम लोग, अब देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिज्म में होगा। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन हम लोग देख लिए, अब रिप्रोडक्शन को देखेंगे। रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? कहे कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब कि जीवों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, जिसमें कोई जीव संतान को जन्म देते हैं सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि कैसा संतान? तो जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कहते हैं। जैसे अपने जैसे संतान कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है तो उसका जो अगला वंश होगा वो भी क्या होगा? ह्यूमन होगा। वो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करेगा, ह्यूमन होगा। अगर एक मान लेते हैं कि पैरोट है तो उसके द्वारा जो चाइल्ड बर्थ होगा वो भी क्या होगा? पैरोट होगा। तो यही देखें कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति अगर किए तो उसी को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफ स्प्रिंग ग्रोज मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग। यानी कि ऑफ स्प्रिंग जब संतान की उत्पत्ति होगा, सबसे पहले उत्पत्ति हुआ, ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ और उसके बाद नया ऑफ स्प्रिंग का ये भी निर्माण करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले उसका जन्म हुआ होगा, जन्म के बाद ग्रो किया होगा, मैच्योर किया होगा, उसके बाद वो भी अपना संतान की उत्पत्ति करेगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट भी समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के कारण ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि हम लोग पॉपुलेशन को मेंटेन किए हुए हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कहाँ से आएगा? तो रिप्रोडक्शन के द्वारा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एक और नाम से जानेंगे जिसका नाम क्या है? नॉन गैमेटिक रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कह सकते हैं गैमेटिक रिप्रोडक्शन। नॉन गैमेटिक रिप्रोडक्शन क्यों बोले? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि इसमें न ही हम मेल के लिए बात करेंगे न ही फीमेल के लिए, न ही मेल रिप्रोडक्शन मेल गैमिट यहाँ होगा और न ही फीमेल गैमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है और इसलिए इसको क्या बोलेंगे? गैमेटिक रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
है कि प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। जैसे एक अगर हम डायग्राम आप लोग के दिखाना चाहे, देखिए ये अमीबा है। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अब ये अमीबा जो है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद सिंगल अमीबा डिवाइड होकर के अगर दो अमीबा का निर्माण कर दिया, ये सिंगल अमीबा है जिसको हम पेरेंट सेल कह सकते हैं। ये पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो अमीबा का निर्माण किया, यानी कि अब हम कह सकते हैं यहाँ कि इनका जनरेशन इंक्रीज किया। जनरेशन इंक्रीज किया ना, एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण किया। लेकिन क्या हम इसमें दिखाएं कि गैमिट का फॉर्मेशन हुआ? अब इसको हम क्या ये वर्ड यूज किए कि मेल गैमिट, यहाँ पे मेल गैमिट बना, फीमेल गैमिट बना, फ्यूज किया? नहीं। तो यही कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हो गया। ये क्या है? ऑफ स्प्रिंग। किसका ऑफ स्प्रिंग है? तो अमीबा का। क्या कि प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही गैमिट का फॉर्मेशन होगा और ना ही गैमिट का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि द यंग वन रिसीव ऑल इट्स जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट। अगर इसमें देखें तो जितना भी जीन्स होगा, जितना भी इसमें जीन्स प्रेजेंट है, वो जीन्स इसको रिसीव कहाँ से किया? सिंगल पेरेंट से। क्योंकि ऐसा तो इसमें हम बात नहीं किए कि ये अमीबा है, ये ऐसे मदर है, ये ऐसे फादर है, हाफ जीन्स से सब आएंगे। नहीं, ये सिंगल पेरेंट से अगर दो अमीबा बना, यानी कि जितना इसमें जीन्स गया ए अमीबा में या इस अमीबा में, जितना जीन्स गया वो किससे गया? पेरेंट सेल से। यानी कि जो क्लोन्स का निर्माण हुआ या ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हुआ वो कैसा होगा? तो सिमिलर टू पेरेंट, जैसा पेरेंट सेल है उसी के जैसा ऐसे ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा उस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। यानी कि ये जो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हुआ, इस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोले? क्लोन। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज क्लोन। These are morphologically and genetically similar to their parents। यानी कि ये जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसा है? मोर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली अपने पेरेंट के जैसा है। और कहने का मतलब है कि जितना भी जीन लिया वो कहाँ से आया? पेरेंट से। और पेरेंट सिंगल पेरेंट से, तो मोर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली ये पेरेंट के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जितना जीन को रिसीव किया वो कहाँ से रिसीव किया? तो सिंगल पेरेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि क्लोन्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट सेल। यानी कि जो क्लोन का निर्माण हुआ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ये जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो कैसा होगा? तो अपने पेरेंट सेल के एग्जैक्ट कॉपीज होगा। जैसा पेरेंट सेल है उसी तरह क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग होगा।